मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता था। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अमित शाह का बयान कि एक फैशन हो गया है अंबेडकर अंबेडकर करना। अमित शाह ने यह बात कुछ अलग तरीके से तो कही है। वो फैशन के बाद 6 बार अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर 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 और अंबेडकर। उनका इस तरह से कहना किसी को भी लग सकता है कि वे हर बात में अंबेडकर का जिक्र करने पर या उनके नाम से सरकार को घेरने पर थोड़े झुंझला से गए हैं। पहले आप खुद उनके इस बयान को सुनिए और फैसला कीजिए। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इस बयान को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा में विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इस बयान के खिलाफ कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया है। दिल्ली में कांग्रेस के अनुसूचित जाति मोर्चे के चेयरमैन राजेश लिलोटिया के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अमित शाह के घर के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गृह मंत्री अमित शाह को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है। हम चाहते हैं कि हमारे अमित शाह राजीनामा देना चाहिए और मोदी जी को अगर थोड़ा सा भी बाबा साहब अंबेडकर के बारे में श्रद्धा है तो रात के 12 बजे के अंदर वो निकाल देना चाहिए, उनको ड्रॉप कर देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। बीजेपी अमित शाह के बयान का बचाव करती रही, लेकिन बाद में अमित शाह को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। राज्यसभा में दिया गया अमित शाह का बयान अभी तक रिकॉर्ड पर है। बाद के हिस्से में उन्होंने क्या कहा, इस आधार पर उनके बयान के शुरुआती हिस्से का बचाव नहीं किया जा सकता, लेकिन बीजेपी दिन भर उनका बचाव करती रही। मित्रों, मैं आज जब आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं तब राज्यसभा में मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मेरा मीडिया के सभी मित्रों से आग्रह है, कांग्रेस ने सार्वजनिक जीवन में जो पद्धति की है कि बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, हो हल्ला मचाना और भ्रांति खड़ी करना। अमित शाह ने विपक्ष को बड़ा मौका दे दिया और विपक्ष ने भी इस पर प्रतिक्रिया दिखाने में देरी नहीं की, बल्कि उनके इस बयान को लेकर देश भर में आज प्रदर्शन हुआ है। हमारा यह वीडियो लंबा ही होगा क्योंकि कई सारे तथ्य हैं और संदर्भ भी। यह मामला ऐसा नहीं है कि छोटे में बात की जा सकती है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो पूरा देखिए। आज संसद परिसर में सभी विपक्षी दलों के नेता डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर लेकर आ गए और अमित शाह के बयान के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। संजय सिंह, मनोज झा, रामगोपाल यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। सबने नारे लगाए कि अंबेडकर का अपमान नहीं चलेगा और अमित शाह के इस्तीफे की मांग की गई। ममता बनर्जी ने कहा कि यह बयान अमित शाह की दलित विरोधी और जातिवादी मानसिकता को दर्शाता है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मनुस्मृति मानने वालों को अंबेडकर जी से तकलीफ बेशक होगी ही। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, गृहमंत्री अमित शाह ने जो भरे सदन में बाबा साहब का अपमान किया है, उससे फिर एक बार सिद्ध हो गया है कि बीजेपी आरएसएस तिरंगे के खिलाफ थे। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी दफ्तर के बाहर इस बयान के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सांसद संजय सिंह जमीन पर बैठ गए और नारे लगाने लगे कि बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि बीजेपी वालों को इतना अहंकार हो गया है कि ये किसी को कुछ नहीं समझते। हाँ अमित शाह जी, बाबा साहब इस देश के बच्चे बच्चे के लिए भगवान से कम नहीं। मरने के बाद स्वर्ग का तो पता नहीं, लेकिन बाबा साहब का संविधान ना होता तो आप लोग तो दबे कुचले और गरीबों दलितों को इस धरती पर जीने ही ना देते। चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट किया है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी नाम लेना कोई फैशन नहीं है, बल्कि समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक परिवर्तन की उस क्रांति का प्रतीक है जिसने करोड़ों दबे कुचले लोगों को न्याय और अधिकार दिलाए। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो
परंतु साच अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे, उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ, उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे दो महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। यही वो बयान है जिसके शुरुआती हिस्से को लेकर विपक्ष कह रहा है कि अंबेडकर का अपमान हुआ है। बाद के हिस्से में अमित शाह यह दिखाना चाहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के प्रति विपक्ष का प्रेम नया है और दिखावा है। विपक्ष के हमले के बाद प्रधानमंत्री भी आक्रामक हो गए। आज उन्होंने इस मुद्दे पर 6 ट्वीट किए हैं। एक भी ट्वीट में उन्होंने अमित शाह के बयान की आलोचना नहीं की है। प्रधानमंत्री ने लिखा है, अगर कांग्रेस और उसका सड़ा हुआ इकोसिस्टम सोचता है कि उनके झूठ से उनके कई साल के गुनाह छुप जाएंगे, खासकर डॉक्टर अंबेडकर के साथ किए गए अपमान, तो वे पूरी तरह से गलत हैं। भारत के लोगों ने बार बार देखा है कि कैसे एक पार्टी जिसका नेतृत्व एक ही खानदान ने किया है, किस तरह डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को मिटाने में शामिल रही है और अनुसूचित जाति और जनजाति का अपमान किया गया है। लेकिन क्या अमित शाह का 6 बार अंबेडकर अंबेडकर कहते हुए फैशन कहना सही था? बाद में डॉक्टर अंबेडकर और नेहरू के बीच क्या हुआ, इसे लेकर 1000 बातें हो सकती, लेकिन फैशन कहना क्या उचित था? अरविंद केजरीवाल ने तो नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू से भी पूछा है कि आपका इस बयान पर क्या कहना है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बयान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि स्वर्ग की यह बात मनुस्मृति की विचारधारा है। मुझे ये मजबूरन कहना पड़ता है कि ये लोग संविधान को नहीं मानते। स्वर्ग और नर्क की जब बात करते हैं तो ये मनुस्मृति की बात करते हैं। इसमें ही लिखा है कि क्या क्या स्वर्ग है, क्या क्या कौन से जाति कहाँ जाएंगे, क्या पढ़े तो क्या हो जाएंगे। ये मानसिकता मोदी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर्स को और मोदी साहब को भी है। और उसी ढंग से उनके जो गुरु है, जो गोलवलकर गुरु जी या दूसरे जो भी है उनके फाउंडर्स, ये सब लोग, वो लोग भी यही बात बोलते थे। वो उनकी कोई गलती नहीं, जैसे स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का नियम उनको पालना पड़ता, उसीलिए उन्होंने ये पाला। बार बार ये भी कहते हैं कि हमने, कांग्रेस वालों ने इंसल्ट किया अंबेडकर का, तो मैं तो पार्लियामेंट में पूरा बोल दिया हूं किस ढंग से वो कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए, नेहरू जी को नीचा दिखाने के लिए, गांधी फैमिली को नीचा दिखाने के लिए वो बात करते थे। रवीश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर 13 दिसंबर को हमने एक वीडियो में बताया था राजनाथ सिंह के भाषण पर कि कांग्रेस को आईना दिखा रहे थे और उसमें सूरत बीजेपी की दिखाई दे रही थी। वही हाल अमित शाह के इस बयान से नजर आ रहा है। अमित शाह कांग्रेस और विपक्ष के अंबेडकर के प्रति प्रेम को दिखावा साबित करना चाहते थे, लेकिन फैशन की बात कर उन्होंने खुद को हिट विकेट कर लिया। क्या प्रधानमंत्री का ट्वीट अमित शाह के इस बयान का बचाव कर रहा है? मान्यवर, अभी एक फैशन होगा, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। भगवान का नाम जपने से स्वर्ग मिल जाएगा, यह कल्पना ठीक वैसी है जैसे 370 के हटने पर यूपी बिहार में कहा जा रहा था लोग कश्मीर में प्लॉट खरीदने दौड़ पड़ेंगे। उस समय हिंदी प्रदेशों में प्लॉट खरीदने की बात को लेकर खूब जोश भरा गया। कितने लोग वहां जाकर अभी प्लॉट खरीद पाए हैं, इसकी संख्या सरकार ही बता दे। लेकिन अमित शाह को यह समझना होगा कि डॉक्टर अंबेडकर का नाम जपना फैशन नहीं है। दरअसल डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को अगर जनता तक पहुंचाना है
तो उनका नाम 1000 बार लेना ही पड़ेगा और उससे ज्यादा बार उनके विचारों के बारे में। यह फैशन नहीं है, बल्कि आज भी इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि आज के ही यूपी में एक दलित सिपाही की शादी पर सवर्ण समुदाय के लोगों ने हमला कर दिया। 16 दिसंबर की बुलंदशहर की यह घटना तमाम अखबारों में आपको मिल जाएगी। गाड़ियों पर पत्थर मारे गए, दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया गया, बारात में शामिल लोगों पर हमला हुआ। एक जाति विशेष के 20-25 लोगों पर आरोप है कि उन्होंने बारात को रोका और हिंसा की। पीएसी में सिपाही रॉबिन सिंह गाजियाबाद में तैनात है और उनकी शादी महिला कांस्टेबल लखवती से होने वाली थी। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर दी है, मगर यह खबर अपवाद नहीं, आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं। 11 दिसंबर की ही खबर है, मध्य प्रदेश के दामोह में एक दलित दूल्हा बग्घी में बैठ गया तो लोगों ने लौटने पर बग्घी वाले और घोड़ी पर हमला कर दिया। फरवरी में गुजरात में भी ऐसी घटना हुई जब चड़ासना गांव में एक दलित दूल्हे पर इसलिए हमला कर दिया क्योंकि वह घोड़ी पर बैठ गया था। अगर राहुल गांधी ने हाथरस की घटना का लोकसभा में जिक्र किया, इसमें क्या गलत है? हाथरस की पीड़िता के परिवार को कहीं और बसाने का वादा सरकार की तरफ से किया गया था, उसे क्यों नहीं अभी तक बसाया गया? 4 साल गुजर गए, परिवार के सदस्य को अभी तक नौकरी क्यों नहीं दी गई? इन उदाहरणों से अगर अंबेडकर के सपनों को लेकर सवाल किया जा रहा है तो इसका जवाब यह नहीं हो सकता, या एकमात्र जवाब यह नहीं हो सकता कि अंबेडकर के नाम पर कितने कितने कहां पर स्मारक बना दिए गए हैं। फैशन अगर कुछ था तो 2015 में था, मोदी का अपने सूट पर मोदी मोदी लिखवाना। बाद में राहुल गांधी के सूट बूट की सरकार के नारे के बाद इसे नीलाम कर दिया गया। आप सूट पर ऊपर से नीचे तक मोदी मोदी लिखा देख सकते हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का नाम 10 बार लेना फैशन हो जाता है। कभी नेहरू के सामने पटेल तो कभी नेहरू के सामने डॉक्टर अंबेडकर को खड़ा करने की राजनीति बीजेपी के लिए भारी पड़ने लगी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस कमेटी के प्रस्तावों के बाद भी पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने देने की बात कह दी, जो पूरी तरह सही नहीं निकली। उम्मीद है इस पर आपने हमारा वीडियो देखा ही होगा, जिसमें हमने बताया था कि तथ्य तो यही है कि उस समय की कांग्रेस कमेटियों के सामने किसी को प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव नहीं था और ना 1946 में आजादी के बाद की सरकार की कोई बात थी। पटेल के प्रधानमंत्री नहीं बनने पर किसी भी कमेटी ने विरोध तक नहीं किया। इसी तरह बीजेपी के नेता डॉक्टर अंबेडकर को नेहरू के सामने खड़ा करते रहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा जरूर दिया, लेकिन यह भुला दिया जाता है कि नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में करीब 3 साल तक मिलकर काम किया। जाहिर है उस दौरान उनके बीच अनेक मुद्दों पर सहमति रही होगी और असहमति भी। संविधान सभा की बहस को आप देखेंगे तो आपको गर्व होगा कि सभी सदस्य अपने विचार खुलकर रख रहे थे। कोई हां में हां मिलाने या मोदी मोदी करने नहीं आया था। एक ही सदस्य की किसी के साथ असहमति रही है तो उसी के साथ दूसरे मुद्दे पर सहमति भी। लेकिन बीजेपी ने पटेल और डॉक्टर अंबेडकर को नेहरू के खिलाफ खड़ा करने की जो रणनीति अपनाई है, वो इतिहास के समग्र तथ्यों और समझ के आगे कमजोर पड़ जाती है। इसलिए कमजोर पड़ जाती है क्योंकि जिस पटेल को बीजेपी नेहरू के खिलाफ खड़े करती है, उन्हीं पटेल ने आरएसएस को लेकर क्या क्या कहा है बीजेपी किसी को याद दिलाना नहीं चाहेगी। लोकसभा और राज्यसभा में आप बीजेपी के नेताओं की बहस को ध्यान से देखिए, उनके पास नेहरू, पटेल और अंबेडकर को लेकर कुछ भी नया नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार की तरफ से सारा भाषण नेहरू बनाम पटेल और नेहरू बनाम अंबेडकर में ही खत्म हो गया। नेहरू को छोटा दिखाने के चक्कर में डॉक्टर अंबेडकर के महान योगदानों को भी छोटा कर दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर और पटेल ने तो हिंदू राष्ट्र की अवधारणा का भी विरोध किया है। क्या अमित शाह उनकी बातों को दोहरा सकते हैं? संविधान को लेकर प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और रक्षा मंत्री कस्में खाते रहे। एक बार यही कह देते, हिंदू राष्ट्र की अवधारणा से हम सहमत नहीं हैं, भारत को हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, क्योंकि पटेल और अंबेडकर दोनों इसके खिलाफ थे। उनसे यह बात क्या कही जाएगी? पूछकर देखिए। डॉक्टर अंबेडकर की एक किताब है पाकिस्तान या भारत का विभाजन, 1945 में प्रकाशित। इस किताब के पेज नंबर 354-355 पर लिखा है, अगर हिंदू राज सच्चाई बन जाता है तो इसमें कोई शक नहीं कि यह इस देश के लिए सबसे बड़ी विपदा होगी। हिंदू राज को हर हाल में रोका जाना चाहिए। आज कई संगठन हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर कार्यक्रम करते रहते हैं। अमित शाह को बताना चाहिए, गृहमंत्री हैं, कि इन संगठनों को बाबा साहब के विचार से प्रेरित करने के लिए क्या किया गया? क्या कभी इनके हिंसक नारों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? क्या अमित शाह भूल गए कि लोकसभा में शपथ लेते हुए बीजेपी के सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार ने हिंदू राष्ट्र का जयकारा किया?
बीजेपी के सांसद लोकसभा के भीतर हिंदू राष्ट्र का जयकारा लगा गए। क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? हिंदू राष्ट्र की मांग करना क्या संविधान को बदलना नहीं है? उसकी भावना और उसके निर्माता की सोच से खिलवाड़ नहीं है? डॉक्टर अंबेडकर ही नहीं, सरदार पटेल ने भी इसका विरोध किया था। फरवरी 1949 में सरदार पटेल ने हिंदू राज यानी हिंदू राष्ट्र की चर्चा को एक पागलपन भरा विचार बताया था। 1950 में उन्होंने अपने श्रोताओं को संबोधित करते हुए कहा, हमारा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहां हर एक मुसलमान को यह महसूस करना चाहिए कि वह भारत का नागरिक है और भारतीय होने के नाते उसका समान अधिकार है। यदि हम उसे ऐसा महसूस नहीं करा सकते तो हम अपनी विरासत और अपने देश के लायक नहीं हैं। हम अमित शाह का यह बयान फिर से सुना रहे हैं ताकि आगे उस पर बात कर सकें। मान्यवर अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे, उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ, उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे दो महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। आपने नोट किया होगा कि अमित शाह के बयान से आपको पता ही नहीं चला कि डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल के कारण इस्तीफा दिया, लेकिन अमित शाह अन्य कारण गिनाने लग जाते हैं जिनमें 370 भी है और विदेश नीति भी है। डॉक्टर आनंद तेलतुंबडे ने डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी लिखी है जिसका नाम है आइकोनोक्लास्ट। यह जीवनी पेंगुइन से छपी है। इस किताब में लिखते हैं कि 10 अक्टूबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर अपने वक्तव्य में 370 का जिक्र करते हैं, जनरल तरीके से करते हैं, सरकार की नीतियों के प्रति अपना असंतोष जाहिर करते हैं, लेकिन अमित शाह इसे इस्तीफे का मुख्य कारण बना देते हैं। जबकि डॉक्टर अंबेडकर ने नेहरू को जो त्याग पत्र लिखा था उसमें हिंदू कोड बिल को ही मुख्य कारण बताया था अपने इस्तीफे का। नेहरू ने भी उन्हें जवाब देते समय हिंदू कोड बिल का हवाला दिया। जरूर जब डॉक्टर अंबेडकर ने सदन में भाषण दिया तब उसमें विदेश नीति और 370 की बात की। डॉक्टर तेलतुंबडे ने अपनी किताब में डॉक्टर अंबेडकर के इस्तीफे के कारणों में कश्मीर को नहीं गिना है। रामचंद्र गुहा की यह किताब देखिए, इंडिया आफ्टर गांधी। इसमें लिखा है कि आरएसएस ने हिंदू कोड बिल का जोरदार विरोध किया। दिसंबर 1949 में दिल्ली के रामलीला मैदान में आरएसएस का सम्मेलन हुआ जिसमें कई वक्ताओं ने एक के बाद एक हिंदू कोड बिल की निंदा की। एक वक्ता ने इस कोड बिल को एटम बम कह दिया। इसकी तुलना राउलेट एक्ट से की गई। यह भी कहा कि अगर यह हिंदू कोड बिल पास हो गया तो जो विरोध होगा उससे नेहरू की सरकार गिर जाएगी। इस किताब में यह भी लिखा है कि तब आरएसएस ने 12 दिसंबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर और नेहरू के पुतले जलाए थे। जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में भी इसका उदाहरण दिया है। अमित शाह यह नहीं बताते कि हिंदू कोड बिल का आरएसएस ने क्यों विरोध किया, आज भी नहीं कहते सही था या नहीं, लेकिन इस बिल के गिर जाने पर डॉक्टर अंबेडकर के इस्तीफे को अपनी राजनीति का हथियार बनाते हैं। उसमें भी कारण कुछ और बताते हैं, हिंदू कोड बिल नहीं। अमित शाह को बताना चाहिए कि हिंदू कोड बिल पर संघ ने जो विरोध किया उस पर आज उनकी क्या राय है। अमित शाह बंगाल के मुख्यमंत्री BC रॉय को लिखा नेहरू के पत्र का हवाला देते हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को लिखे नेहरू के पत्र के बारे में नहीं बताते हैं। BC रॉय को नेहरू ने लिखा है, वो काफी लंबा पत्र है। उसके एक वाक्य को लेकर अमित शाह संसद में बयान देते हैं। इस पत्र का फोकस छोड़कर जाने वाले मंत्रियों के बाद अगली नियुक्तियों पर है, लेकिन अमित शाह ही बता सकते हैं कि वे जब BC रॉय के पत्र का जिक्र कर रहे हैं तो नेहरू ने डॉक्टर अंबेडकर को जो लिखा है उसका जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर बाबा साहब की लेखनी का पूरा संकलन आपको मिल जाएगा। इसके भाग 15 के पेज नंबर 826-27 पर नेहरू का जवाब है। नेहरू ने डॉक्टर अंबेडकर को अपने पत्र में लिखा था, उसे पढ़कर तो कतई नहीं लगता अंबेडकर के इस्तीफे से नेहरू बहुत खुश थे। 27 सितंबर 1951 को डॉक्टर अंबेडकर नेहरू को त्याग पत्र भेजते हैं। नेहरू उसी दिन डॉक्टर अंबेडकर को वापस लिखते हैं। इसका अनुवाद मैंने किया है और अब मैं पढ़ूंगा भी।
अमित शाह ने बीसी रॉय को लिखा नेहरू का पत्र का हवाला दिया, लेकिन यह भी बता देते कि नेहरू ने इस्तीफे को लेकर अंबेडकर को जो पत्र लिखा उसमें क्या था। अगर डॉक्टर अंबेडकर के प्रति आदर नहीं होता तो क्या नेहरू उसी दिन डॉक्टर अंबेडकर को पत्र लिखते जिस दिन उन्होंने अपना त्याग पत्र नेहरू को भेजा। आप इस पत्र को ध्यान से सुनिए, फिर बताइए कि नेहरू अंबेडकर के इस्तीफा देने से कहां खुश थे। नेहरू अपने पत्र में लिखते हैं कि 2 दिन पहले आपके इस्तीफे की खबर प्रेस में छपी थी, बल्कि मैं हैरान हो गया था। सत्र की शुरुआत में आपने मुझसे अपने खराब स्वास्थ्य की बात की थी और मुझे भी पता है कि आपकी तबीयत बेहतर नहीं रहती है। आपके खराब स्वास्थ्य और कैबिनेट से इस्तीफा देने की इच्छा को देखते हुए मैं आपको पद पर बने रहने के लिए जोर नहीं दूंगा, बल्कि इन वर्षों के दौरान जिस तरह से आपने मिलकर काम किया है उसकी मुझे तारीफ करनी चाहिए। हम कई बार एक दूसरे से सहमत नहीं थे, लेकिन इससे आपने जो अच्छे काम किए हैं उसे लेकर मेरा नजरिया नहीं बदल जाता है। मुझे वाकई बहुत दुख है कि आप जा रहे हैं। मैं आपकी इस घोर निराशा को ठीक से समझ सकता हूं कि इस सत्र में हिंदू कोड बिल नहीं पास हो सका। यही नहीं, विवाद और तलाक का हिस्सा स्थगित करना पड़ा। मुझे अच्छी तरह पता है कि आपने इसे लेकर कितनी मेहनत की थी और आपको कितना धक्का पहुंचा होगा। नेहरू आगे लिखते हैं, जबकि मैं इस बिल से बहुत करीब से नहीं जुड़ा था, लेकिन मैं बहुत पहले से सहमत था इसकी जरूरत है और चिंतित भी था कि इसे पास हो जाना चाहिए। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन किस्मत और संसद के नियम हमारे खिलाफ हैं। मुझे तो लगता है कि इस सत्र में पास कराने को लेकर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। निजी तौर पर मैं इस लड़ाई को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं मानता हूं कि इसका संबंध तो उस विकास से है जो हम सभी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका इस्तीफा तुरंत स्वीकार कर लिया जाए, लेकिन मेरा सुझाव है आप तब तक रुकने के बारे में विचार कर सकते हैं जब तक आपके नाम से प्रस्तावित कुछ बिल और प्रस्तावों पर विचार हो रहा है। मैं खुद इन मामलों को देखूंगा। वैसे भी यह सत्र 6 अक्टूबर तक ही चलेगा। 1 हफ्ता से जरा अधिक समय अभी और है। इन बचे हुए कुछ दिनों में अपनी प्राथमिकताओं के लिए बहुत कम जगह बची है। हम कोशिश करेंगे कि आपके बिल और प्रस्तावों पर चर्चा हो सके। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप सत्र के अंत तक बने रहेंगे। आपको मेरी शुभकामनाएं। ये नेहरू डॉक्टर अंबेडकर को लिखते हैं। इसीलिए हमारा वीडियो लंबा हो जाता है। कई लोग कहते हैं रील की तरह छोटा बना दीजिए, लेकिन क्या रील की तरह बनाने पर इतनी बातें सामने आ सकेंगी? इस पर भी हम दावा कभी नहीं करते कि हमने सारी बातें बता दी हैं, क्योंकि 20 से 40 मिनट के वीडियो में ऐसा करना संभव भी नहीं है। उम्मीद है आप वीडियो पूरा देख रहे हैं और देखेंगे। हिंदू कोड बिल एक अलग विषय है। इसके पास होने और नहीं पास होने को लेकर अलग से बात होनी चाहिए। इसका अपना अलग और बहुत दिलचस्प और बहुत जरूरी इतिहास है। हम अभी हिंदू कोड बिल के प्रसंग में नहीं जाना चाहते, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के त्याग पत्र के जवाब में नेहरू के पत्र से आप समझ सकते हैं कि इस्तीफा देने के बाद भी डॉक्टर अंबेडकर और नेहरू के बीच इस तरह का विरोध नहीं था कि इस्तीफा दिया नहीं कि अंबेडकर के घर ईडी पहुंच गई, आयकर विभाग छापे डालने लगा, गोदी मीडिया उनके घर के बाहर कैमरा लगाकर चिल्लाने लगा। आप डॉक्टर अंबेडकर को लिखे नेहरू के पत्र को दोबारा से पढ़िए कि नेहरू किस तरह से डॉक्टर अंबेडकर से संवाद कर रहे हैं। क्या नेहरू के पत्र से पूरी बात साफ हो जाती है? शायद नहीं। दोनों के रिश्ते में आखिर में कड़वाहट आ गई थी, यह भी सच है। आनंद तेलतुंबडे ने अपनी किताब में लिखा है कि जब डॉक्टर अंबेडकर को अपने इस्तीफे का भाषण पढ़ना था, तब स्पीकर ने कहा अपने भाषण की प्रति भेजिए। उससे नाराज होकर डॉक्टर अंबेडकर सदन से बाहर चले गए। इससे यह पता चलता है कि उनका इस्तीफा एक सहज घटना नहीं थी। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि वे कानून मंत्रालय दिए जाने से असंतुष्ट थे। डॉक्टर अंबेडकर नाराज थे, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इतिहास को देखने का यह तरीका ठीक नहीं, जैसा अमित शाह बता रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हैं। नेहरू उनसे कह रहे हैं सत्र के आखिर तक रुक जाइए। डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफे से 1 महीना पहले 10 अगस्त को नेहरू को एक पत्र में लिखा था, मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया है और डॉक्टर के अनुसार इलाज शुरू करना चाहिए। इसके बदले में नेहरू ने कहा, आई सजेस्ट यू टेक थिंग्स अ लिटिल इजी, यानी आराम से काम कीजिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, वगैरह वगैरह। यह एक तथ्य है कि नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर के बीच कई मुद्दों पर असहमति थी, लेकिन तथ्य तो यह भी है कि दोनों ने लंबे समय तक एक साथ काम किया है। संविधान सभा में ही दोनों ने 2 साल 11 महीने और 17 दिन एक साथ काम किया। नेहरू की कई नेताओं से सहमति रही और कई नेता खुलकर नेहरू का विरोध करते रहे। केवल पटेल और डॉक्टर अंबेडकर जैसे कद्दावर नेता ही नहीं,
बल्कि दूसरे सदस्य भी नेहरू से असहमति रखते थे। क्या आज इस तरह की असहमति रखना संभव है? कभी आपने सुना है मोदी सरकार की किसी नीति से अलग किसी सांसद या मंत्री को अपनी राय रखते हुए? क्या आप नहीं जानते कोई ऐसा करेगा तो उसकी क्या हालत होगी? कायदे से अमित शाह को इस खबर पर जवाब देना चाहिए था, या मोदी सरकार के किसी मंत्री को जवाब देना चाहिए था कि जब से मोदी जी की सरकार आई है, आईआईटी और केंद्रीय संस्थानों में दलित पिछड़ों का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं बढ़ा? द हिंदू की खबर है, देश के 8 आईआईटी और 7 आईआईएम में 80% फैकल्टी जनरल कैटेगरी से हैं। 2 आईआईटी और 3 आईआईएम में 90% फैकल्टी जनरल कैटेगरी से हैं। अलग अलग आरटीआई की यह जानकारी है। मोदी सरकार इन पदों पर आरक्षण क्यों नहीं लागू कर सकी? दलित और पिछड़े नेता कब से मांग कर रहे हैं कि उनके समाज का प्रतिनिधित्व नहीं है। अपर कास्ट जो अल्पमत में है वही इन पदों पर बहुमत में नजर आता है। सामाजिक न्याय समाज के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को न्याय दिलाने का बड़ा अस्त्र आरक्षण था, उसे समाप्त कर दिया गया है। आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर थोड़ी बहुत नौकरियां जो दी जा रही हैं, उनमें दलितों और पिछड़ों का कोई आरक्षण नहीं है। शिक्षण संस्थाओं और विश्वविद्यालय में प्रोफेसर्स और वाइस चांसलर के चयन के समय इनके आगे लिख दिया जाता है, एक नया शब्द का इजाद हुआ, NFS, नॉट फाउंड सुटेबल। सरकारी उपक्रम बेच दिए, प्राइवेट उपक्रमों में कोई आरक्षण नहीं है। अमित शाह ने कहा कि फैशन हो गया है अंबेडकर करना। अंबेडकर का नाम 10 बार लेने से उनकी झुंझलाहट हो सकती है, लेकिन विपक्ष को घेरते हुए वे जो उदाहरण दे रहे हैं काफी नहीं है। आज के समय में भी सरकारी नौकरियों में दलित कहां हैं? वो दिखाई क्यों नहीं देते? अमित शाह इसकी संख्या क्यों नहीं बताते? राहुल गांधी कब से सचिवों को लेकर सवाल उठा रहे हैं? भारत सरकार के सचिवों में दलित ना के बराबर हैं। अमित शाह को इन बातों पर तथ्यों के साथ जवाब देना चाहिए था, लेकिन लगे स्मारकों के नाम गिनाने। आम्बेडकर जी के स्मारक कब बने? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तब मऊ में डॉक्टर आम्बेडकर के जन्मस्थान पर स्मारक बना, लंदन में अध्ययन करते थे वहां स्मारक बना, नागपुर में शिक्षा दीक्षावलित वहां बना, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल पर बना, और मुंबई में चैत्य भूमि में भी बन रहा है। हमने 5 तीर्थ बनाए महामानव। और मैं मानता हूं मान्यवर, मैं मानता हूं कि आम्बेडकर जी के सिद्धांतों पर चलना नहीं और वोट के लिए उनकी गुहार लगा देना। 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिवस घोषित किया हमने। 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया। उस वक्त भी इसका विरोध कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने किया। हर सरकार अपनी तरह से स्मारक बनाती है। बीजेपी ने भी बनाया, लेकिन अगर स्मारकों के नाम पर ही राजनीति होनी है तब बीजेपी को अपने नेताओं के पुराने बयान निकालने चाहिए, जब मायावती लखनऊ और यूपी भर में दलित समाज के नायकों की मूर्तियां और स्मारक बनवा रही थी। आज प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है कि उनकी सरकार ने मुंबई की चैत्य भूमि के मामले को सुलझाया और वहां पर सम्मान व्यक्त किया। लेकिन यह खबर देखिए, नवंबर 2013 की है, जो कई जगह छपी है। इसमें लिखा है कि मनमोहन सिंह कैबिनेट ने मुंबई की इंदू मिल की जमीन को महाराष्ट्र सरकार को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस जमीन पर डॉक्टर अंबेडकर के लिए स्मारक बनाने की बात थी। कैबिनेट ने यह फैसला प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में लिया था। अब यह खबर 2012 की है। मुंबई की चैत्य भूमि में जहां डॉक्टर अंबेडकर का अंतिम संस्कार हुआ, वहां अंबेडकर स्मारक बनाने के लिए मनमोहन सिंह ने राज्य सरकार को इंदू मिल की जमीन देने का वादा किया। खबरों में लिखा है कि यहां स्मारक बनाने की मांग कई दलों ने की है। दिसंबर 2012 में तब के कपड़ा मंत्री आनंद शर्मा लोकसभा में इसकी घोषणा करते हैं। इसके लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के रामदास अठावले के नेतृत्व में एक डेलीगेशन तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलने गया। यह तस्वीर उसी वक्त की है। तमाम नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह का धन्यवाद कर रहे हैं। अब यह खबर अगस्त 2016 की है। प्रधानमंत्री मोदी मंत्रिमंडल ने डॉक्टर अंबेडकर के स्मारक के नियमों को मंजूरी दी, तो नियम तय करने में मोदी सरकार को 2 साल लग गए।
यानी देरी मोदी सरकार में भी हुई, बल्कि ठीक से देखिए तो इसके बाद भी 7 महीने लगे महाराष्ट्र सरकार को इंदु मिल की जमीन मिलने में। यह हाल तो मोदी सरकार का है जो मनमोहन सरकार की आलोचना कर रही है। मगर मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण MMRDA की वेबसाइट पर हमें एक और जानकारी मिलती है। MMRDA को इस जमीन का स्वामित्व 25 मार्च 2017 को दिया गया, मगर इसी पेज पर यह भी लिखा है कि 11 अक्टूबर 2015 को प्रधानमंत्री मोदी ने यहां आकर भूमि पूजन किया। यानी महाराष्ट्र सरकार को जमीन मिलने से 2 साल पहले ही भूमि पूजन हो गया। क्या कमाल की बात है। यह हाल तो मोदी सरकार का है जो मनमोहन सरकार की आलोचना कर रही है। पहले यही भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग गांधी जी को गाली देते थे, कर्पूरी जी को गाली देते थे, अब नेहरू जी को गाली दे रहे हैं और अब अंबेडकर जी को गाली देने का काम कर रहे हैं। इन आरएसएस और भाजपा के पास कोई महापुरुष तो है नहीं, आज़ादी में इनका कोई योगदान तो रहा नहीं, केवल नफरत फैलाना, भाई को भाई से लड़ाना, यही काम में लगे रहते हैं लोग। अब चाहते हैं जो महापुरुष हैं उनके नाम को जो है बदनाम किया जाए। तो इसका हम लोग कड़ा विरोध हम लोग जो है पूरी तरीके से करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर हम लोगों के फैशन भी है, पैशन भी है, मोटिवेशन भी है। बाबा साहब अंबेडकर, तो किसी भी कीमत पर बाबा साहब अंबेडकर का हम लोग जो है अपमान जो है झेलने वाले नहीं है। राजनीति का एक सच यह भी है कि अगर इसके पटल पर मान्यवर कांशीराम जैसे नेता नहीं आते तो आज डॉक्टर अंबेडकर के नाम से सारे दल इतनी कस्में नहीं खा रहे होते। हम यह नहीं कह रहे कि मोदी सरकार ने अंबेडकर के नाम से कोई स्मारक नहीं बनवाया, लेकिन यह भी देखना चाहिए कि मायावती ने क्या कोई कमी कर दी थी। कितनी ही मूर्तियां बनवा दी और स्मारक की राजनीति को वैचारिक आधार दिया, एक सांस्कृतिक पूंजी के तहत उनका निर्माण कराया। तब भी केवल इसी से किसी को भी श्रेय नहीं मिलना चाहिए कि उसने उनका सम्मान कर दिया, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि उस दल की सरकार ने किसी भी महापुरुष के सपनों का भारत बनाने के लिए क्या किया। जब दलितों पर अत्याचार हुआ तब योगी सरकार ने क्या किया, मोदी सरकार ने क्या अलग किया, उनके विचारों के प्रसार के लिए पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में क्या किया गया। पत्रकार पी साईनाथ ने एक संस्था बनाई है ग्रामीण पत्रकारिता की, इसका नाम है पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया, संक्षेप में इसे पारी कहते हैं। आप इसकी वेबसाइट पर जाकर जरूर पढ़ा कीजिए, शानदार रिपोर्ट मिलेगी। और गोदी मीडिया देखना तुरंत बंद कीजिए। परी की वेबसाइट का जिक्र हमने इसलिए किया क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को फैलाने का काम केवल स्मारकों से नहीं हो सकता है, उसका भी रोल है, लेकिन असली लड़ाई उनके विचारों के प्रसार की है। पोस्टर के आगे तो सब झुकते हैं, लेकिन उनके विचारों को अगर आपने ठीक से नहीं उतारा तो वही होगा जो अमित शाह ने कहा है। अच्छा होता अमित शाह यह भी बताते कि 1976 में शंकर राव चौहान की सरकार ने एक बड़ा फैसला किया था। यह सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। आज उनके बेटे अशोक चौहान बीजेपी में चले गए हैं। 1976 में महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार ने फैसला किया डॉक्टर अंबेडकर के कामों का संकलन किया जाएगा, छापा जाएगा। इसके लिए कमेटी बनाई गई। इस कमेटी में राज्य के शिक्षा मंत्री के अलावा कई शिक्षाविद रखे गए। 1978 में दलित कार्यकर्ता और लेखक वसंत मून भी इसका हिस्सा बने, जिसके बाद तय हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर की अप्रकाशित रचनाओं को भी इस संकलन में शामिल किया जाएगा। 1979 में महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्रालय ने 22 खंडों में अंबेडकर के लेखों और भाषणों का प्रकाशन किया। जनवरी 2014 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार के तहत डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन ने उस श्रृंखला को फिर से छापा। यह सब पारी की वेबसाइट पर लिखा है। 22 खंडों में डॉक्टर अंबेडकर के लेखों पत्रों का यह संकलन बहुत बड़ा काम है। अंग्रेजी में इसे छापा गया। डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं सालगिरह पर 2015 में देवेंद्र फडणवीस की सरकार के समय इसे फिर से छापा गया। अमित शाह के बयानों में जितनी बातें कही गई हैं, सभी तथ्यों की जांच यहां संभव नहीं है। हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि इस वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखने में ही 5 घंटे से ज्यादा समय लगे। लगातार 5 घंटे तक हम 3 लोग काम करते रहे, पढ़ते रहे और हिंदी में लिखते रहे, तब भी पूरी बातों की जांच नहीं कर सके। सिर्फ लिखने की बात बता रहा हूं। इसे रिकॉर्ड करने में, यानी लिखे हुए को रिकॉर्ड करने में, जिस तरह से आप मुझे देख रहे हैं, और उसके बाद एडिटिंग के समय को जोड़ लें तो इस एक वीडियो को बनने में 7 से 8 घंटे लग गए।
एक नेता के बयान को अगर समझना है, इतनी मेहनत करनी होगी। हमारा मकसद किसी को झट से झूठा साबित करना नहीं है, बल्कि आपको बताना है कि इतिहास से जुड़े मुद्दों को कैसे देखना चाहिए, किस तरह से जानकारी पता करनी चाहिए और अंत तक किसी भी जवाब से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह जानते हैं, हजारों करोड़ रुपए के गोदी मीडिया में आज के दिन कोई भी पत्रकार उनके इस बयान पर इतनी मेहनत नहीं करेगा। इसलिए उनकी ही बात मुख्य रूप से और एक तरफा तरीके से जनता में पहुंच जाएगी। यह भी आज का ही सच है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।